प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपने घरों में चीनी और मिश्री के दाने देखे होंगे। मिश्री के दाने क्या होते हैं? चीनी के दानों से बड़े होते हैं, अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ठीक, मिश्री के दाने चीनी के दानों से ही बनाए जाते हैं बच्चों। जिस प्रोसेस से बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और वैज्ञानिक भाषा में चीनी और मिश्री के दानों को क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो क्रिस्टल क्या है समझते हैं इसको। आइए बोर्ड पर। किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग? ये क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे बच्चों पहले क्रिस्टल क्या है समझते हैं। बहुत जरूरी कंसेप्ट है ये क्रिस्टल। बहुत से बच्चे जो हैं पार्टिकल को समझ गए ना, चीनी के दाने समझ लेंगे। चीनी का दाना क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना होता है बच्चों। तो क्रिस्टल क्या है? अ क्रिस्टल इज ए pure solid in which constituting particles यहां बच्चों कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का अर्थ है एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। आर अरेंज्ड in a regular and repeating pattern. In a regular and repeating pattern. इसी को बच्चों तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में लिखा है जियोमेट्रिकल पैटर्न या जियोमेट्रिक पैटर्न। एक क्रिस्टल हो गया बच्चों। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसका अर्थ समझ लीजिए। जानते हो, पढ़े हो क्लास 8 में, हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है। पेड़ पौधे क्या हो गए? नेचुरल डिजास्टर के कारण जो हो गया, आंधी तूफान के कारण लाखों वर्ष पहले क्या हो गया? नीचे दब गए जमीन में। जिनसे क्या बना? कोयला बना। कोयला ही रूपांतरित होकर के क्या बनता है बच्चों? डायमंड बनता है। जानते हो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या है? एरोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये पढ़ चुके हो। तो बच्चों डायमंड क्या है? क्रिस्टल है एक डायमंड। डायमंड कंसिस्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स। सोडियम क्लोराइड या साल्ट जिसको कहते हैं कॉमन साल्ट, जिसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक, कॉमन साल्ट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस and chloride ions। सोडियम आयन को सिंबल में इस तरह लिखते हैं, क्लोराइड आयन ये हो गया।
शुगर के जो क्रिस्टल है बच्चों, अ क्रिस्टल ऑफ शुगर, अ क्रिस्टल ऑफ डायमंड, अ क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट, यहां लिख देते हैं इधर, अ क्रिस्टल ऑफ, अ क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट, अ क्रिस्टल ऑफ शुगर कंसिस्ट ऑफ बना होता है, समझ गए, मिलियंस ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, C12H22O11, जानते हो चीनी का मॉलिक्यूलर फार्मूला। चीनी को सुक्रोज भी कहते हैं बच्चों, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसलिए शुगर और सुक्रोज में कंफ्यूज मत होइएगा। मॉलिक्यूल्स, समझ में आ गया बच्चों, क्रिस्टल की डिफिनेशन समझ में आ गई, क्रिस्टल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहीं पर बच्चों हम लोग समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, हो गया बच्चों, नेचुरली ऑकरिंग, जैसे इसमें लिखे हैं, क्या है, डायमंड है, कॉमन सॉल्ट है, समझ गए ना। इसको भी, ये भी आ जाएंगे इसमें। शुगर मैन मेड है बच्चों, डायमंड, कॉमन सॉल्ट, ये जो बच्चों देखते हो मार्केट से जो आता है नमक, एकदम ग्राइंड करके आता है, प्राकृतिक रूप से खदानों से निकाला जाता है, माइंस से। जैसे समुद्र की बहुत से खारे आज भी हैं, खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी के समुद्र है, तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले बच्चों ये समुद्र सूख गए और उनके ऊपर से क्या हो गया, मिट्टी, चट्टान, रॉक्स की लेयर चढ़ गई, वो नीचे दब गए, समझ गए ना। और उन्हीं को क्या करते हैं, डिग आउट करके, खोद करके हम लोग ये रॉक साल्ट जो है, कॉमन साल्ट जो है, या रॉक साल्ट, इस रॉक साल्ट से बच्चों कॉमन साल्ट बनता है, समझ गया ना। ये दोनों अलग नहीं है। और क्या है बच्चों, स्नोफ्लेक्स, फ्रॉस्ट, एक्सेट्रा कर देते हैं। आर्टिफिशियल, और जिसको कहते हैं मैन मेड क्रिस्टल्स। बस दो एग्जाम्पल काफी होगा बच्चों, शुगर और कैंडी शुगर, जिसको हिंदी में मिश्री कहते हैं। हिंदी में जिसको मिश्री कहते हैं, मिश्री शुगर से ही बनती है। इतना नोट कर लीजिए बच्चों। थोड़ा सा हम लोग रॉक साल्ट, स्नोफ्लेक्स और फ्रॉस्ट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिस्टल की डेफिनेशन और कंसेप्ट समझ में आया। यहां बच्चों कर लीजिएगा, अरेंज रेगुलरली, अरेंज रेगुलर,
इसमें भी अरेंज्ड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स बच्चों जब अरेंज होते हैं तब एक क्रिस्टल बनता है। अंतर समझ में आया क्रिस्टल में और पार्टिकल में? डेफिनेशन समझ में आई? अब तो नेचुरली ऑकरिंग जो है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिया है, रॉक साल्ट, स्नोफ्लेक और फ्रॉस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। आइए, और रॉक साल्ट क्या है बच्चों? रॉक साल्ट नेचुरली ऑकरिंग crystals of sodium chloride, common salt, common salt, is known as रॉक सॉल्ट। बताएं बच्चों, कालांतर में जो खारे पानी की झीलें और समुद्र थे क्या हो गए? सूख गए और उनके ऊपर क्या हो गया? मिट्टी और चट्टान जो है ऊपर से जमा हो गई, डिपोजिट हो गई। अब वहीं उनको क्या करते हैं? निकालते हैं, समझ गए ना? और ग्राइंड करके आयोडीन मिला करके आयोडाइज साल्ट जो है पैकेट में बंद करके आता है। ये देखोगे तो कहोगे कि अरे तो क्रिस्टल लगते नहीं है। इसके बाद है बच्चों स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स आर आइस क्रिस्टल्स। formed when water vapor, जलवाष्प बच्चों जब सीधे क्या होता है? एटमॉस्फेयर में ही क्या होता है? आइस में चेंज हो जाता है। formed when water vapor changes directly into ice. आइस कहां पर? इन दी एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर कहो या एयर भी कह सकते हो। इसके बाद बच्चों फ्रॉस्ट क्या है? फ्रॉस्ट में बच्चों फॉर्म होता है डायरेक्टली वाटर वेपर जब क्या होता है, लेकिन बच्चों एयर में नहीं, ये पत्तियों पर, जमीन पर, समझ गए, घास पर, या इवन क्या होता है कांच की खिड़कियों पर, कांच पर, ये क्या होता है कोल्ड सरफेस पर डिपोजिट हो जाता है। समझ गए ना? वाटर वेपर डायरेक्टली कोल्ड सरफेस के संपर्क में आकर के छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल के रूप में क्या होता है? जमा हो जाता है। इसी को फ्रॉस्ट कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझिएगा। ये कोल्ड सरफेस पर डायरेक्टली वाटर वेपर क्या होता है? चेंज हो जाता है आइस क्रिस्टल में। फ्रॉस्ट इज ए लेयर ऑफ आइस क्रिस्टल, ice crystals formed on the cold surface
कोट सरफेस से मतलब यहां हो गया ग्रास, पेड़ की पत्तियां हैं, लिव्स, ग्राउंड, जमीन पर भी ग्लास एक्सेट्रा। व्हेन वाटर वेपर directly changing into ice. Changes into ice. दोनों में अंतर समझ लीजिएगा बच्चों, स्नोफ्लेक्स और फ्रॉस्ट में एटमॉस्फेयर में ही होता है। यहां चेंजेज या फ्रीजेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तुम्हारी एनसीईआरटी में चर्चा है कि नहीं? अब आइए बच्चों, अब हम लोग आते हैं मैन मेड क्रिस्टल्स। चीनी से ही तो मिश्री बनती है, लेकिन मिश्री कैसे बनती है? जिस प्रोसेस से बनती है बच्चों, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसके बाद यहां से ये मिल जाएगा, ये नोट कर चुके हैं। ये समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग, अच्छा बच्चों तुम लोग से कोई पूछे कि चीनी में और मिश्री में क्या अंतर है, तो बड़ी सोच में पड़ जाओगे। चीनी और मिश्री तो कॉमन यूज की चीज है, सबके घर में है, मिलती है। और कोई पूछे कि इन दोनों में साइंटिफिक अंतर बताइए, तो और थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। कॉमन शुगर जो चीनी घरों में आती है वो, और मिश्री जो है, इसमें क्या अंतर है? और कहे कि वन लाइन में अंतर बताइए, तो कैसे बताइएगा? कॉमन शुगर क्या है बच्चों? बोलिए। साइंटिफिक लैंग्वेज में, क्रिस्टल के शब्दों में, चीनी के क्या होते हैं बच्चों? क्रिस्टल छोटे होते हैं और मिश्री के क्रिस्टल क्या होते हैं? काफी बड़े होते हैं। बस यही अंतर है। समझ में आया? तो एक लाइन में लिख दीजिएगा। थोड़ी सी बच्चों यहां देखिए, सॉरी बच्चों, यहां टीनी छूटा हुआ है, जोड़ लीजिएगा, टीनी। कोड सरफेस है बच्चों, यहां सरफेसेज, क्योंकि एक ही सरफेस नहीं है, किसी भी सरफेस, किसी भी कोड सरफेस, कोड सरफेस, कोड के पहले जी लगाना जरूरी नहीं है। बाकी सब ठीक है बच्चों। ये बताइए, शुगर एंड कैंडी शुगर, वन लाइन डिफरेंस बताना है। सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहोगे? चीनी के दाने छोटे छोटे होते हैं, मिश्री के दाने बड़े बड़े होते हैं, यही अंतर है। उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे कहिएगा? क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन शुगर आर स्मॉल, whereas the crystals of candy sugar मतलब मिश्री are much larger, formed by the same substance
सुक्रोज। गन्ने के जूस में बच्चों जो सुक्रोज पाई जाती है उसी से चीनी बनाई जाती है, समझ गए? ये अंतर है। अब हम लोग चीनी या मिश्री के रवे कैसे प्राप्त करते हैं और जिस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं बच्चों उसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। वन लाइन डेफिनेशन क्या होगी? Crystallization is a process of forming crystals of a substance from its saturated solution. यहां नोट कर लीजिए। क्रिस्टलाइजेशन crystallization is a process of forming crystals of a substance, crystals of a, यहां जोड़ देते हैं बच्चों, सॉलिड सब्सटेंस, क्योंकि लिक्विड या गैस के सब्सटेंस नहीं होते हैं और सभी सॉलिड सब्सटेंस क्रिस्टलाइन भी नहीं होते बच्चों। पढ़ना है तुम्हें आगे, क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ मैटर उसमें पढ़ना है और ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत तुम्हें सहायक होंगे समझने में। फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, are you remembering saturated solution, solubility and solubility curve? अब किसी पदार्थ के रवे कैसे क्रिस्टल्स कैसे प्राप्त करते हैं बच्चों, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पिछले ठीक इसके पहले वाले लेक्चर के पहले चलना होगा, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व पर, जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है। बस उसी की मदद से हम लोग क्रिस्टलाइजेशन को समझेंगे बच्चों। ये डिफिनीशन इसकी नोट कर लीजिए। तो क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग क्या है? दो मेन पर्पस है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन का। जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस है और क्रिस्टलाइन भी है, मतलब वो क्रिस्टल्स के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टलाइन का कहने का मतलब ये, ऑल दी सॉलिड्स आर नॉट क्रिस्टलाइन। सभी सॉलिड क्रिस्टलाइन थोड़ी होते हैं, रबर थोड़ी क्रिस्टलाइन है, ग्लास थोड़ी क्रिस्टलाइन है, प्लास्टिक थोड़ी क्रिस्टलाइन है, समझ गए ना? तो बच्चों क्रिस्टलाइजेशन का दो मेन पर्पस है। कोई सब्सटेंस इम्प्योर है, अशुद्धियां मिली हैं, कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या है उसमें अशुद्धियां हो गई हैं, तो उसको शुद्ध करना। और एक ही सॉल्वेंट में अगर दो सॉलिड्स क्या है डिजॉल्व हैं, एक ही सॉल्वेंट में ध्यान दीजिएगा, दो सॉलिड्स डिजॉल्व हैं, एक कोई अधिक मात्रा में है, एक थोड़ा कम मात्रा में है, और दोनों की सॉल्युबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तब क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा उन सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को अलग अलग कर सकते हैं। दो मेन प्रोसेस बचे। फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ए सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ध्यान दीजिएगा, सब्सटेंस का मतलब मैं जब भी कह रहा हूं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है यहाँ पर प्योर, इसलिए बच्चों थोड़ा डिफिनेशन में यहाँ सुधार कर लीजिए। ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग प्योर क्रिस्टल्स, क्रिस्टल हमेशा बच्चों प्योर होता है फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किस प्रोसेस के द्वारा, इसको भी जोड़ दीजिए डिफिनेशन में, बाई कूलिंग और इवेपोरेटिंग सॉरी
वेपोराइजेशन है, वेपोरेशन में अंतर है बच्चों, इसीलिए स्पेलिंग मैंने सुधार दिया यहाँ पे। समझ गए? यूजेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। There are two main uses which are given in your NCERT book. Number one, for separating the two solids dissolved in the same solvent. Same solvent. For the purification of an impure solid। ये दो मेन पर्पस है बच्चों, और इसको समझने के लिए बच्चों बस थोड़ा सा हम लोग लौटते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व की तरह, तब ठीक से समझ में आ जाएगा। दो कंपाउंड ए और बी का क्या है, जो वाटर में डिजॉल्व है उनका सॉल्युबिलिटी कर्व दिया गया है। देखते हैं ना, कंपाउंड बी के सॉल्युबिलिटी में सेम टेम्परेचर में चेंज होने पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा चेंज हो जाती है। ठीक, तो एट 40 डिग्री सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी, कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी की चर्चा करेंगे हम लोग। एट 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, देखिए डॉटेड लाइन से 40 डिग्री सेल्सियस दिया है। कितनी है, 241 ग्राम पर 100 ग्राम। और उसी की कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी 60 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है, 287 ग्राम पर 100 ग्राम। अब बच्चों करते क्या है, 60 डिग्री पर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कंपाउंड बी का, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। और ठंडा करके कहां पर ले आते हैं, फिर 40 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर कंपाउंड बी की मैक्सिमम मात्रा कितनी घुलेगी, 241 ग्राम। तो अतिरिक्त मात्रा कितनी होगी बच्चों, 60 डिग्री तक गर्म करके इसमें अधिक डिजॉल्व कर लिए, ठीक, और फिर इसको ठंडा करते हैं, स्लोली ठंडा किए, 60 से फिर क्या किए 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो एडिशनल अमाउंट on cooling at 40 डिग्री सेल्सियस कितने हो जाएंगे, 287 माइनस 241 कितना हो गया, 46 ग्राम पर 100 ग्राम। तो ये बच्चों जो 46 ग्राम अतिरिक्त घुला है वो फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही 60 डिग्री से ठंडा करके ले आइएगा, ये जो अतिरिक्त 46 ग्राम घुला हुआ है, क्योंकि 241 ग्राम ही रह सकता है 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो 46 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉलिड के रूप में बच्चों, सॉलिड के रूप में चेंज हो जाएगा। समझ गए?
और इसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर पर छान करके अलग कर लेंगे, वही क्या कहलाएगा, कंपाउंड बी के क्रिस्टल्स कहलाएंगे। समझ में आया? यही है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। और एक चीज बच्चों, तुम्हारी एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, अब 40 डिग्री सेल्सियस पर ले आइएगा ठंडा करके, तो एडवांस ये 46 ग्राम अलग नहीं हो जाएगा बच्चों, कि सेकेंडों में जो है अलग हो जाएगा, अभी भी घुला रहेगा उसमें। तो इसी, अगर किसी गिवन टेम्परेचर पर उसकी जो मात्रा है कंपाउंड की, जो सॉल्युबिलिटी है, उससे अधिक पदार्थ भी क्या हो, उसमें अभी घुला रहे, समझ गए ना, तो उस सॉल्यूशन को ही बच्चों कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे पढ़ना है तुम्हें, समझ गए? तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए यही करना पड़ता है कि जितनी पहले उसका क्या करते हैं हम लोग, अधिक टेम्परेचर पर गर्म करके क्या करते हैं, उसमें अधिक सब्सटेंस सेम अमाउंट में घोलते हैं, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करके क्या करते हैं, टेम्परेचर को लोअर करते हैं। तो जो अतिरिक्त मात्रा घुली रहती है हाई टेम्परेचर पर, वह क्या होती है, सॉलिड के रूप में निकल जाती है। इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, क्रिस्टल्स कहते हैं। समझ में आया? आते हैं क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं। पहले क्या करेंगे, अधिक टेम्परेचर पर क्या करते हैं, किसी सॉलिड पार्टिकल्स, किसी सॉल्यूट की अधिक मात्रा को घोल लेते हैं, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, फिर उसको धीरे धीरे कूल करते हैं। समझ गए? तो जो अतिरिक्त घुला रहता है वो क्या होता है, एक प्योर सॉलिड के रूप में, क्रिस्टल के रूप में सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक? और इसी ग्राफ में देखते हैं, फॉर सेपरेटिंग दी, फॉर दी पहला यूज क्या है क्रिस्टलाइजेशन का, बताए, फॉर दी सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स इन दी सेम सॉल्वेंट। देखिए, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी दोनों 100 ग्राम वाटर में घुले हुए हैं, लेकिन सेम टेम्परेचर डिफरेंस में कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी पर ज्यादा क्या होता है, ज्यादा चेंज होती है बच्चों। समझ गए? और कंपाउंड बी देखिए ज्यादा घुला हुआ है सेम टेम्परेचर पर ए की अपेक्षा। तो ऐसे ही दो सब्सटेंस हैं बच्चों। कभी क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग फॉर द सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स इन द सेम सॉल्वेंट होगा इफ one of the compound is dissolved in the larger amount. समझ गए? If one of the compound is dissolved in larger amount, then another substance. देखिए कितना मामूली, 60 से 40 ले आइएगा तो देख रहे हो ना, कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी में कितना अंतर, बहुत कम घुला हुआ है ये। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी में ज्यादा अंतर पड़ जाता है बच्चों, दो कंडीशन है, दो कंपाउंड में, एक कंपाउंड क्या है, लार्जर अमाउंट में घुला होना चाहिए, तथा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी दूसरे कंपाउंड की तुलना में क्या हो, काफी अधिक हो, तभी इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। याद रखिएगा, इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन लार्जर अमाउंट देन अदर सब्सटेंस, देन द सब्सटेंस dissolved in larger amount
separates as pure crystals on cooling a saturated solution. और दूसरा क्या है, कम मात्रा में, तो अभी भी उसमें क्या है, घुला हुआ है। दूसरा तेजी से सॉल्युबिलिटी चेंज हुई, समझ गए ना। इसी में क्या होगा, कंपाउंड ए की बहुत थोड़ी मात्रा है, घुली रहेगी, कंपाउंड बी क्या हो जाएगा, प्योर सॉलिड के रूप में क्या होगा, प्योर क्रिस्टल्स के रूप में अलग अलग हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा क्या है यूज, फॉर दी प्यूरिफिकेशन ऑफ एन impure क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां भी लिखे हैं बच्चों, उसका मतलब यहां पर है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये समझ गए ना, यहां लिख देते हैं, लिख दी है ताकि याद रहे कि सॉलिड जहां पर भी है वो क्रिस्टल के रूप में पाया जा रहा है। बच्चों मान लीजिए चीनी में कुछ अशुद्धियां घुली हुई हैं, तो प्योर चीनी कैसे प्राप्त कीजिएगा, पहले चीनी की मात्रा को क्या करेंगे, हम बताए थे चीनी की सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, 100 ग्राम वाटर में, याद है पिछला लेक्चर, देख लीजिएगा, 100 ग्राम वाटर में, समझ गया ना, रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, याद है 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पर देखे है ना, चीनी की कितनी मात्रा घुली रहती है, देखिएगा उस लेक्चर को। चीनी में अशुद्धियां घुली हुई, पहले चीनी का क्या करेंगे, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पर बनाते हैं, समझ गए, और फिर उसको कूल करके क्या ले जाएंगे 25 डिग्री सेल्सियस या और कम, मतलब कूल करेंगे, और कोई जरूरी है कि यहीं तक आए। तो उस टेम्परेचर पर जितनी चीनी की मात्रा घुली रहेगी बच्चों, 40 डिग्री से ठंडा करेंगे तो क्या होगा, चीनी में जो अशुद्धियां रहेंगी वो सॉल्वेंट में ही रह जाएंगी और प्योर चीनी क्रिस्टल के रूप में क्या होगी बच्चों, बाहर निकल जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर सॉलिड। समझ में आया बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या होती है, डिफरेंट होती है, समझ गए। तो किसी टेम्परेचर पर क्या करते हैं, किसी हायर टेम्परेचर पर जो इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सॉलिड है, उसका क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, मैक्सिमम अमाउंट किसी टेम्परेचर पर घोल देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, तो ठंडा करेंगे तो एडिशनल अमाउंट उसका जो घुला रहेगा वो क्या होगा, वो क्रिस्टल के रूप में बच्चों क्या होगा, प्योर क्रिस्टल के रूप में सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता है, समझिए, उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, उनको फिल्टर पेपर पर छान करके, और इम्प्योरिटीज क्या होती है उसी सॉल्वेंट में रह जाती है। तो मेन प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर सॉलिड is based on the difference of solubility at different temperatures, at different temperatures. When the saturated solution
of an impure solid is cooled the additional amount of solid dissolved between the two temperatures is separated out as a pure crystalline solid from the solution. And impurities remains still in the solution. अच्छा, प्रोसेस भी तुम लोग को लिख दिए, केवल प्रिंसिपल ही नहीं लिखे, थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करने के कारण मेरा लेक्चर बच्चों थोड़ा लंबा हो जाता है, समझ गए ना। भीतर से रहता है कि और अधिक से अधिक एक्सप्लेन कर दे बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग किस लिए करते हैं समझ गए ना, पहले क्यों पढ़ाया गया, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, इसके बाद है बच्चों। उसमें भी एक तरीका क्या है, बहुत सारे मेथड है, क्रोमेटोग्राफी है, इवेपोरेशन है, फिल्टरेशन है, समझ गए ना, इवेपोरेशन है, ये दिया कई प्रोसेस है, कई मेथड्स हैं फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। उसमें से पहला मेथड क्या है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन है। समझ में आया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। एकदम तुम्हारी एनसीईआरटी का जो है ना टॉपिक, समझ गए, उस टॉपिक के हिसाब से ही चलेंगे हम। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।